कहानी है रामपुर गांव की, जहां एक पुराने लेकिन सम्मानित घर में तीन औरतें एक दूसरे का सहारा बनकर रहती थीं। उस घर की मुखिया थी भगवती देवी और उनके साथ रहती थी उनकी दो बहुएं, बड़ी बहू नंदिनी और छोटी बहू पायल। कुछ साल पहले गांव में फैली भयंकर बीमारी ने इस घर की खुशियां छीन ली थी। पहले भगवती देवी के पति का देहांत हुआ और फिर उसी महामारी में उनके दोनों बेटे भी इस दुनिया को छोड़ गए। अब उस बड़े घर में सिर्फ तीन औरतें बची थीं। ना कोई कमाने वाला, ना कोई सहारा, बस पुरानी यादें और जिम्मेदारियों का बोझ। शाम का समय था। रसोई में चूल्हा मुश्किल से जल रहा था। घर में बस थोड़ा सा आटा और कुछ आलू बचे थे। पायल धीरे से बोली, माँ जी, अब घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बाबूजी इतनी जमीन छोड़ गए हैं, अगर थोड़ा सा हिस्सा बेच दें तो परेशानी कम हो जाएगी। इतना सुनते ही नंदिनी ने तेज आवाज में कहा, पायल, कैसी बातें कर रही हो तुम? बाबूजी और हमारे पतियों ने दिन रात मेहनत करके वो जमीन बनाई थी। छोटी छोटी परेशानियों के लिए हम उनकी निशानी नहीं बेचेंगे। पायल चुप हो गई। भगवती देवी भी बोली, नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है बेटी, जमीन बिक गई तो सब खत्म हो जाएगा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं हम मेहनत करके खा लेंगे। पायल ने धीरे से सिर झुका लिया। मैं तो बस घर की हालत देखकर कह रही थी माँ जी, अब से ऐसी बात नहीं करूंगी। नंदिनी तुरंत बोली, कल से मैं और पायल काम ढूंढने जाएंगे। गांव में किसी न किसी के घर काम मिल ही जाएगा। भगवती देवी की आंखें भर आईं। मेरी बेटियां दूसरों के घर काम करेंगी, ये दिन भी देखना था। नंदिनी तुरंत उनके पास बैठ गई। माँ जी, हमें आपकी चिंता है। आप बस घर संभालिए, बाकी सब हम देख लेंगे। भगवती देवी ने प्यार से नंदिनी के सिर पर हाथ फेरा। उन्हें क्या पता था, जिस बहू को वो सबसे संस्कारी समझ रही थी, उसके मन में एक ऐसा राज छिपा था जो इस घर की खुशियां बर्बाद कर सकता था। रात को तीनों ने सूखी रोटी और आलू की सब्जी खाई, लेकिन उस रात तीनों की आंखों में नींद नहीं थी। किसी को घर की चिंता थी, किसी को भविष्य की, और किसी के मन में लालच जन्म ले चुका था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही नंदिनी और पायल उठ गईं। दोनों ने पूरे घर का काम निपटाया। आंगन बुहारा, बर्तन माजे, चूल्हे पर चाय बनाई और माँ जी के लिए दवा भी रख दी। भगवती देवी चारपाई पर बैठी दोनों को देख रही थी। उनकी आंखों में दर्द भी था और गर्व भी। बेटियों, इतनी सुबह से काम कर रही हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, अब आराम करने का समय नहीं है माँ जी। जब तक घर संभल नहीं जाता हमें मेहनत करनी ही होगी। पायल भी बोली, आप बस अपना ध्यान रखिए माँ जी, हम जल्दी लौट आएंगे। भगवती देवी ने दोनों के माथे पर हाथ रखा। भगवान तुम दोनों का भला करे। थोड़ी देर बाद दोनों काम की तलाश में गांव की तरफ निकल पड़ी। रास्ते भर पायल चुप थी, लेकिन नंदिनी के चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। कुछ दूर जाकर वे गांव की सबसे अमीर औरत कमला चौधरी के घर पहुंची। नंदिनी ने दरवाजा खटखटाया। बहन जी, हमें काम की जरूरत है। अगर आपके घर कोई काम हो तो बता दीजिए। कमला ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ताना मारते हुए बोली, अरे तुम लोग वही हो ना जिनके घर के सारे मर्द मर गए? दोनों चुप रहीं। कमला फिर बोली, सुना है तुम्हारे घर में अब सिर्फ विधवाएं ही रहती हैं। बड़ा अशुभ घर है तुम्हारा। पायल की आंखें भर आईं, लेकिन नंदिनी ने खुद को संभाला। बहन जी, हमने आपसे काम मांगा है, अपमान नहीं। कमला हंसने लगी। अरे वाह, जुबान भी चलाती हो। जाओ जाओ, हमें अपने घर में कोई मनहूस साया नहीं चाहिए। इतना सुनते ही पायल का धैर्य टूट गया। हम मनहूस नहीं हैं, वक्त खराब है हमारा, और वक्त किसी का भी बदल सकता है। कमला गुस्से में बोली, बहुत तेज जुबान है तुम्हारी, निकलो यहां से। नंदिनी तुरंत पायल का हाथ पकड़कर वहां से ले गई। थोड़ी दूर आने के बाद पायल रोने लगी। दीदी, लोग हमें इतनी नफरत से क्यों देखते हैं?
नंदिनी ने उसे गले लगाया। दुनिया कमजोर लोगों को ताने देती है पायल, इसलिए हमें मजबूत बनना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर नंदिनी कुछ और ही सोच रही थी। उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी। इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा घर, अगर सब मेरे नाम हो जाए तो? तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे बेटियों, तुम दोनों यहाँ? दोनों ने मुड़कर देखा। सामने गांव के बुजुर्ग धर्मपाल काका खड़े थे। धर्मपाल काका उनके ससुर जी के पुराने मित्र थे। उन्होंने प्यार से पूछा, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पायल की आंखों से आंसू निकल पड़े। काका, घर चलाना मुश्किल हो गया है। काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोग ताने मार रहे हैं। धर्मपाल काका का चेहरा दुख से भर गया। समाज बहुत जल्दी जख्म दे देता है बेटियों। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे घर काम कर सकती हो। तुम्हारी काकी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। यह सुनते ही पायल के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान के पीछे कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था, अच्छा है, लोगों के दिल जीतना शुरू हो गया। धीरे धीरे सब भरोसा भी करने लगेंगे। धर्मपाल काका दोनों को अपने घर ले गए। उन्हें क्या पता था, जिस बहू को वे बेचारी समझ रहे थे, उसके मन में लालच की आग धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। धर्मपाल काका दोनों बहुओं को अपने घर ले आए। उनका घर बड़ा तो नहीं था, लेकिन वहां अपनापन बहुत था। आंगन में तुलसी का चौरा बना था और बरामदे में धर्मपाल काका की पत्नी गोमती काकी बैठी थी। काका ने मुस्कुराकर कहा, अरे गोमती, देखो कौन आया है। ये रामनाथ की दोनों बहुएं हैं। गोमती काकी ने दोनों को प्यार से देखा। अरे बेटियों, अंदर आओ। पायल और नंदिनी ने उनके पैर छुए। गोमती काकी बोली, तुम दोनों के बारे में बहुत सुना है। भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। पायल की आंखें नम हो गईं, लेकिन नंदिनी तुरंत बोली, काकी, दुख सुख तो जीवन का हिस्सा है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। गोमती काकी उसकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुई। वाह बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई। असल में उसे लोगों के दिल जीतना बहुत अच्छी तरह आता था। कुछ ही देर में दोनों काम में लग गईं। पायल पूरे मन से रसोई संभालने लगी और नंदिनी घर की सफाई करने लगी। धीरे धीरे पूरा घर चमकने लगा। गोमती काकी खुश होकर बोली, सच कहूं तो तुम दोनों के आने से घर में फिर से रौनक आ गई। शाम तक दोनों ने सारा काम खत्म कर दिया। धर्मपाल काका ने उन्हें पैसे देते हुए कहा, बेटियों, अभी ज्यादा तो नहीं दे पा रहा, लेकिन जितना होगा देता रहूंगा। पायल ने हाथ जोड़ लिए। काका, आपने हमें सहारा दे दिया, यही बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन तभी नंदिनी की नजर काका के पुराने संदूक पर पड़ी। संदूक खुला हुआ था और उसमें जमीन के कुछ कागज रखे थे। नंदिनी की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। उसने तुरंत नजरें हटा ली, लेकिन उसके मन में लालच और गहरा हो चुका था। रात होने लगी। दोनों घर लौटने लगी। रास्ते में गांव के कुछ आवारा लड़के खड़े थे।